वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय कुमार रावल आज आपके लिए लेकर आया हूं प्रश्न बैंक कक्षा 11th इतिहास विषय से टेस्ट एवं अभ्यास कार्य चैप्टर 11th आधुनिकीकरण के रास्ते, जिसके अंतर्गत जापान और चीन के विषय में चर्चा करेंगे। प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल, आदर्श आंसर सहित, साथ ही टेस्ट देने की सुविधा भी। प्रश्न बैंक में जो आपको प्रश्न उपलब्ध करवाए गए हैं वो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों के आदर्श आंसर हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं। इस चैप्टर से 1 अंक के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, 4 अंक का 1, 5 अंक का 1 क्वेश्चन आने वाला है। ओके, तो शुरू करते हैं चैप्टर 11 आधुनिकीकरण के रास्ते का संपूर्ण हल, आदर्श आंसर सहित। YouTube के इतिहास में आपको पहली बार जिस टेस्ट का आप अवलोकन कर रहे हैं उसकी उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं टेस्ट भी दे सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तर्ज पर तैयार होंगे आपके निबंधात्मक प्रश्न, सीखने का एक नया तरीका, एक नए अनुभव के साथ। जैसा कि प्रश्न बैंक में आपको बहुविकल्प सबसे पहले उपलब्ध करवाए गए हैं, बहुविकल्प का अवलोकन करिएगा। किस जापानी सम्राट ने मेजी या मेजी की उपाधि धारण की थी? है ना, कहीं बुक में मेजी भी लिखा है और कहीं मेजी भी लिखा है, दोनों लगभग सही है। आपके एग्जाम में प्रश्न में जो हो उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। तो किस जापानी सम्राट ने मेजी की उपाधि धारण की थी? डेमियो, समुराई, शोगुन या मुत्सुहितो ने? तो राइट आंसर है मुत्सुहितो ने। फीडबैक पे आपको बता रखा है 1859 ईस्वी में जापान के सम्राट पद पर मुत्सुहितो का सिंहासनारोहण हुआ, लेकिन वास्तविक शक्ति 1868 ईस्वी में उसके पास आई थी, है ना। तो कभी रिक्त स्थान में आ जाए कि जापानी सम्राट ने मेजी की उपाधि कब धारण की थी, 1868 में की थी, यह बात आप याद रखिए, आगे आएगा वस्तुनिष्ठ में। और शोगुन सत्ता का पतन कब हुआ? 1867 ईस्वी में। इसके पहले जो जापान में सत्ता पर आसीन थे वो शोगुन वंश के थे, है ना। तो शोगुन सत्ता का अंत कब हुआ? 1867 ईस्वी में। और मेजी की उपाधि धारण की 1868 में। किसने धारण की? मुत्सुहितो ने, है ना। एक ही प्रश्न से कई सारे प्रश्न के आंसर आपके तैयार होते हैं। ओके, अब मेजी का जो अर्थ होता है वह होता है प्रबुद्ध शासक, याद रखिएगा। अब यहां पर आपको जो अन्य ऑप्शन दे रखे थे इनका भी आपको यहां पर अर्थ बता रखा है। शोगुन, शोगुन सर्वविजयी सेनानी को कहा जाता है, जो सब पर विजय प्राप्त करता है। ये एक प्रकार की उपाधि होती है शोगुन की, तो सर्वविजयी सेनानी को कहा जाता है। समुराई, सामंतों के सैनिकों को समुराई कहा जाता है ना। सामंतों के जो सैनिकों को क्या कहा जाता था? समुराई कहा जाता था। डेमियो, सामंती व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी पदाधिकारियों को डेमियो अर्थात सामंत कहा जाने लगा, है ना। आगे जाके वो सामंत के नाम से जाने लगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है आपका, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। लैंड ऑफ द राइजिंग सन, है ना, यह जापान को कहा जाता है, या उगते हुए सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। जापान प्रशांत महासागर में स्थित अनेक द्वीपों की श्रृंखला का एक समूह है ना। अलग अलग द्वीपों की श्रृंखला का एक समूह है जो जापान के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसकी राजधानी टोक्यो है, याद रखिएगा, वर्तमान में इसकी राजधानी टोक्यो है। और टोक्यो को ही प्राचीन काल में या पहले एदो के नाम से जाना जाता है। कभी वस्तुनिष्ठ में आ सकता है एदो क्या है, तो एदो टोक्यो का ही प्राचीन नाम है। जापान अत्यधिक सक्रिय भूकंप क्षेत्र में स्थित है। चावल यहाँ की बुनियादी फसल है ना। कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी यहाँ पर दे रखी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पीपल्स पब्लिक ऑफ चाइना की सरकार चीन में कब स्थापित हुई थी? तो ये आपको याद होना चाहिए, 1949 ईस्वी में, है ना। पीपल्स पब्लिक ऑफ चाइना की सरकार चीन में सन 1949 ईस्वी में स्थापित हुई थी। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, आगे प्रश्न आएगा आपका, 1949 ईस्वी में जो सरकार बनी उसके किसके नेतृत्व में बनी थी? तो नाम है इसका माओ से तुंग, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। इस नए गणतंत्र राष्ट्र का राष्ट्रपति माओ से तुंग को बनाया गया था और ताओ वैन लाई को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो माओ से तुंग किसके प्रतिनिधित्व में सरकार बनी थी? तो माओ से तुंग के सानिध्य में या प्रतिनिधि में बनी थी, नेतृत्व में बनी थी। ये आप जरूर याद रखिएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर आपको सरकार के बारे में भी बता रखा है। साम्यवादी सरकार ने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में कुछ
जनोपयोगी भूमि सुधार आंदोलन के कार्य किए थे, है ना। जो लंबी छलांग वाली नीति, माना कि कभी प्रश्न आ जाए कि लंबी छलांग वाली नीति से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं सन 1958 ईस्वी में लंबी छलांग वाली नीति के द्वारा चीन का तीव्र गति से औद्योगिकरण करने का प्रयास किया गया था। लंबी छलांग की नीति के तहत ही औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए प्रयास शुरू किए गए थे। इसके तहत लोगों को अपने घरों में इस्पात की भट्टी लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, है ना। इस्पात की भट्टी हर घर में हो, इसके लिए प्रोत्साहित किया गया था सरकार की ओर से, तथा सामूहिक रूप से उत्पादन करने के लिए भी आम जनता से सहयोग की अपील की गई थी। तो ये था लंबी छलांग वाली नीति। वस्तुनिष्ठ में आ सकता है लंबी छलांग वाली नीति कब लागू की गई, 1958 ईस्वी में। ओके, तो पीपल्स पब्लिक ऑफ चाइना भी याद रखिएगा, जो हमारा मेन आंसर क्वेश्चन है उसका भी आंसर आपको पता होना चाहिए। पीपल्स पब्लिक ऑफ चाइना की सरकार चीन में 1949 ईस्वी में माओ से तुंग के नेतृत्व में बनी थी। चीन में बक्सर विद्रोह कब हुआ था, तो राइट आंसर है 1899 ईस्वी में। अब आपका एक और वस्तुनिष्ठ बनेगा जो आपके प्रश्न बैंक में दे रखा है ना। तो बक्सर विद्रोह किसके विरुद्ध था, तो ये यूरोपियों के विरुद्ध था, है ना। बक्सर विद्रोह जो था ये चीन का था और चीन ने यूरोपियों के विरुद्ध यह युद्ध किया था। कब किया था, 1899 ईस्वी में। आप यूरोपियों भी लिख सकते हैं, विदेशी भी लिख सकते हैं, पर यूरोपियों ज़्यादा अच्छा है। यूरोपियों के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह हुआ था जो बक्सर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अब इसका नाम बक्सर विद्रोह क्यों पड़ा, क्योंकि मुक्केबाजों का विद्रोह, यह एक प्रकार का प्रतीक था, यह एक प्रकार का प्रतीक, शक्ति का प्रतीक माना जाता है मुक्का, है ना। तो मुक्केबाजों का विद्रोह के नाम से यह जाना गया था। यह विद्रोह ई हो चुआन नामक एक गुप्त संस्था से संबंधित था। एक और वस्तुनिष्ठ आपका तैयार हो रहा है ना। बक्सर विद्रोह किस गुप्त संस्था से संबंधित था, तो आप लिख सकते हैं ई हो चुआन नामक गुप्त संस्था से संबंधित था। बाकी के जो आपको विकल्प दे रखे हैं यहाँ पर उनको भी डिस्क्राइब किया हुआ है। 1840 ईस्वी, 1840 ईस्वी में प्रथम अफीम युद्ध हुआ था चीन और इंग्लैंड के मध्य, है ना। अभी प्रश्न बैंक में इसके बारे में प्रश्न है ही नहीं, हम ज़्यादा इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। द्वितीय अफीम युद्ध हुआ था 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में प्रथम अफीम युद्ध का अंत हुआ था और दोनों पक्षों के बीच नानकिंग की संधि हुई थी। ये प्रश्न आएगा आगे, हम चर्चा करेंगे नानकिंग की संधि के बारे में। ओके, अब नानकिंग की संधि किसके बीच हुई थी, चीन और इंग्लैंड के बीच हुई थी। ओके, 1856 ईस्वी में चीन के खिलाफ इंग्लैंड और फ्रांस ने मिलकर द्वितीय अफीम युद्ध प्रारंभ किया था, है ना। दूसरा अफीम युद्ध भी हुआ था जो 1856 ईस्वी में हुआ था। अब इस युद्ध के बाद फिर संधि हुई थी और वो संधि हुई थी 1858 ईस्वी में। विजित राष्ट्र और चीन के मध्य टिनसिन की संधि हुई थी। कभी वस्तुनिष्ठ में आ जाए टिनसिन की संधि किसके, आप यूरोपीय और चीन भी लिख देंगे तो भी चलेगा। जस्ट अभी हम चर्चा कर ही रहे थे, आपके प्रश्न बैंक में क्वेश्चन दे रखा है चीन में बक्सर विद्रोह के विरुद्ध किया गया था, तो यूरोपियों के विरुद्ध किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीन की 1949 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व ने किया था। जस्ट अभी हमने चर्चा की थी, माओ से तुंग, इसका राइट आंसर है माओ से तुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वहारा की तानाशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। ये बात रखिएगा, सर्वहारा की तानाशाही शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने करा, कार्ल मार्क्स ने किया था। सर्वहारा की जो तानाशाही जो कार्ल मार्क्स ने प्रतिपादित किया था, इसके तहत उनका मानना था कि धनिक वर्ग की जो दमनकारी सरकार है उसको श्रमिक वर्ग की क्रांतिकारी सरकार प्रतिस्थापित कर देगी। ओके, यह जो विचारधारा थी, यह विचारधारा थी कार्ल मार्क्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जापान का योद्धा वर्ग किस नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर है समुराई, है ना। पहले क्वेश्चन में हमने चर्चा भी की थी, है ना। तो जापान का योद्धा वर्ग किस नाम से जाना जाता था, समुराई कहा जाता था उसको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेजी स्कूल पद्धति में किस विषय का अध्ययन करना मुख्य लक्ष्य था, तो मेजी स्कूल पद्धति में मुख्य जो लक्ष्य था वो था नैतिक शिक्षा का, या नैतिक शास्त्र का। नैतिक शास्त्र की स्पेशल शिक्षा जापान के स्कूलों में मेजी प्रशासन के काल में दी जाती थी। ओके, और मेजी कौन, अभी हम पहले चर्चा कर चुके हैं, मुत्सुहितो। मुत्सुहितो जो शासक था उसने मेजी की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ होता है प्रबुद्ध शासक। अगला क्वेश्चन है आपका, चीन में गणतंत्र की स्थापना कब व किसके नेतृत्व में की गई, तो चीन में गणतंत्र की स्थापना 1912 ईस्वी में डॉक्टर सन्यात सेन के नेतृत्व में की गई थी। ओके, याद रखिएगा, सन्यात सेन के नेतृत्व में 1912 ईस्वी में। यहां पर आपको जो दूसरा ऑप्शन दे रखा है ना, तो चीन में गणतंत्र की स्थापना 1949 ईस्वी में माओ से तुंग के नेतृत्व में की गई, ये गलत है ना। राइट आंसर तो सन्यात सेन हो गया 1912 ईस्वी में। अब 1949 ईस्वी में पीपल्स पब्लिक ऑफ चाइना की सरकार बनी थी, ये आप जरूर याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, अमेरिकी राजदूत कमोडोर पेरी जापान के समुद्र तट पर पहली बार कब उतरा,
तो 3 जुलाई 1853 ईस्वी इसका राइट आंसर है। आपको जो दूसरा ऑप्शन बता रखा है 13 फरवरी 1854 को वो दूसरी बार पहुंचा था, है ना। यहाँ पर एक छोटी सी घटना आपको पता होना चाहिए। 3 जुलाई 1853 ईस्वी को अमेरिकी राजदूत कमांडर पेरी जापान के समुद्र तट योकोहामा खाड़ी पर सबसे पहले पहुंचा था, लेकिन उस समय शासक से अनुमति के लिए उसको वहां रोक दिया गया था और यह आश्वासन दिया कि शासक से पूछकर आपको सूचना दी जाएगी। तो उस समय कमोडोर पेरी वापस अपने देश चला गया और 1 साल बाद पुनः आया 13 फरवरी 1854 ईस्वी को। अब 8 युद्धपोत उसके साथ थे और वह जापान में दूसरी बार आया और उस समय जापान ने के शासक ने और जापान की ओर से उनका भव्य स्वागत किया गया। ओके, और उसके बाद ही कनगावा की संधि हुई थी। यह भी आप याद रखिएगा, 1854 ईस्वी में कनगावा की संधि हुई थी जब दूसरी बार कमोडोर पेरी वहां जापान आया था। अब हम आ गए सही जोड़ी पर। मुत्सुहितो सम्राट पद पर आसीन हुआ था। मुत्सुहितो सम्राट पद पर आसीन हुआ था 1868 ईस्वी को। ओके, जस्ट हम चर्चा कर चुके थे अभी। कनगावा की संधि 1854 ईस्वी, है ना, जस्ट अभी हाल चर्चा हुई हमारी अगले नेक्स्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में। टोक्यो में ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था 1964 ईस्वी में। जापान में शोगुन की सत्ता का पतन हुआ था 1867 ईस्वी में और चीन में गणतंत्र की स्थापना हुई थी 1912 ईस्वी में। ये जो सही जोड़ी में जितने भी सन दे रखे हैं ये निश्चित ही अभी हम कहीं ना कहीं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में या रिक्त स्थान में हल कर चुके हैं। आप फीडबैक में भी इसके आंसर देख सकते हैं, सही जोड़ी के सही जवाब, और इस प्रकार ये सही जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 नंबर के क्वेश्चन पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब आपके 4 और 5 अंक के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। आपको यहाँ पर निर्देश दे रखा है 1 से अधिक के सभी विकल्प आपके सही हो सकते हैं ना। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की तर्ज पर अब निबंधात्मक प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं। क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर सन्यास सेन जो चीनी क्रांति के जनक माने जाते हैं, इनके 3 मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? राष्ट्रवाद का सिद्धांत, लोकतंत्र का सिद्धांत, सान मिन चू का सिद्धांत या सामाजिक न्याय का सिद्धांत? अब यहाँ पर 4 बता रखे हैं लेकिन सही 3 ही है। अब ये प्रश्न आपके प्रश्न बैंक में 4 अंक पे दे रखा है, तो आप इसको जरूर अच्छी तरीके से तैयार करिएगा। राष्ट्रवाद का सिद्धांत, लोकतंत्र का सिद्धांत और सामाजिक न्याय अर्थात आजीविका का सिद्धांत, ये 3 मुख्य सिद्धांत थे डॉक्टर सन्यास सेन के। जैसे कि हमारे भारत की स्वतंत्रता में डॉक्टर महात्मा गांधी का जो योगदान है लगभग वैसा ही योगदान डॉक्टर सन्यास सेन का भी माना जाता है चीन के इतिहास में। ओके, तो इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, राष्ट्रवाद का सिद्धांत, लोकतंत्र का सिद्धांत और सामाजिक न्याय या आजीविका का सिद्धांत। एक 2 लाइन में इसका वर्णन आप जरूर कर दीजिएगा। राष्ट्रवाद का सिद्धांत अर्थात राष्ट्र सर्वोपरि है। राष्ट्रवाद का सिद्धांत से तात्पर्य है कि राष्ट्र सबसे पहले आता है, तो राष्ट्र के लिए सब कुछ करना चाहिए। लोकतंत्र का सिद्धांत अर्थात सबकी सहभागिता अनिवार्य है। लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत सबका सहभागिता अनिवार्य है। सामाजिक न्याय अर्थात आजीविका का सिद्धांत, सभी को जीवन जीने के लिए समान अवसर प्रदान करना चाहिए, है ना, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन 3 सिद्धांतों ने चीन में राष्ट्रवाद, लोकतंत्र एवं न्याय की महत्ता को स्पष्ट कर दिया। इन 3 सिद्धांतों का उद्देश्य था मंचू राजवंश की सत्ता का अंत करना और लोकतांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करना और पूंजी व भूमि का उचित वितरण करना। इस उद्देश्य से ये 3 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे डॉक्टर सन्यास सेन ने। और निश्चित ही सन्यास सेन के ही सानिध्य में 1912 ईस्वी में गणतंत्र की स्थापना हुई। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, है ना। गणतंत्र की स्थापना कब हुई? तो 1912 ईस्वी में हुई थी डॉक्टर सन्यास सेन के नेतृत्व में। ओके, और यहाँ पर एक और जो आपका ऑप्शन देखा था सान मिन चू, है ना। सान मिन चू का अर्थ होता है 3 सिद्धांत को ही सान मिन चू कहा जाता है ना, तो ये सही नहीं है। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, जापान में मेजी काल की प्रमुख उपलब्धियां कौन कौन सी है? ये भी आपके प्रश्न में दे रखा है। या जापान के आधुनिकीकरण के लिए मेजी काल में क्या क्या सुधार कार्य किए, है ना। या तो सुधार कार्य किए या उपलब्धियां हैं या जापान के सैन्यीकरण के उदय के कारण। लगभग तीनों ही प्रश्न के आंसर लगभग यही लिखना है। थोड़ा सा सैन्यीकरण के उदय में कुछ पॉइंट चेंज होंगे जो भी हम चर्चा करेंगे, है ना। यदि उपलब्धियां आए या सुधार आए तो आप लिख सकते हैं 1871 ईस्वी में सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया। सबसे पहला सुधार कार्य या उपलब्धि कह सकते हैं हम। 1871 ईस्वी में सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया। एक विधेयक लाया गया और उस विधेयक के तहत
1871 ईस्वी में सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया। औद्योगिकरण के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया, जिससे 1870 ईस्वी तक जापान औद्योगिक दृष्टि से शक्तिशाली देश बन गया। 1870 ईस्वी तक आते आते औद्योगिक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली देश बन गया था। 1872 ईस्वी में रेलवे लाइन का निर्माण भी कर दिया गया। जापान में रेलवे लाइन का निर्माण कर दिया गया 1872 ईस्वी में। 1894 ईस्वी तक आते आते संपूर्ण जापान में रेलवे लाइन बिछा दी गई। पूरे संपूर्ण जापान में रेलवे लाइन का काम कर लिया गया, जिससे आवागमन के साधन सुलभ हुए और व्यापार वाणिज्य का पर्याप्त विकास हुआ। ये सब उपलब्धियां भी हैं और सुधार कार्य भी है। ओके, शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त सुधार कार्य किए गए, जिसमें जापान में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया और स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। अब शिक्षा के क्षेत्र में हम अलग से प्रश्न बनेगा, हम वहाँ और स्पेशल चर्चा करेंगे इसके बारे में। सैन्य व्यवस्था, अब ये जो आपका सैन्यीकरण के उदय के कारण है, इसमें आप लिख सकते हैं सैन्यीकरण के उदय का मुख्य कारण था सामंती प्रथा, है ना। सामंती प्रथा वहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित थी, तो 1871 ईस्वी में विधेयक पास करके सामंती प्रथा का अंत कर दिया गया। ओके, ये हम चीज इसमें ऐड कर सकते हैं सैन्यीकरण के उदय में। फिर सैन्य व्यवस्था में और भी कई सुधार कार्य किए गए, जिसके तहत 21 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक स्वस्थ पुरुष के लिए सैनिक सेवा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया। जापान के जो भी स्वस्थ व्यक्ति होते थे, 21 वर्ष की उम्र लगभग होते थे, तो उनको अनिवार्य सैनिक शिक्षा कर दिया गया। मतलब आपको सैन्य शिक्षा की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य होता था। ओके, और सामंतों के संगठन को समाप्त कर दिया गया, है ना। ये महत्वपूर्ण कार्य किए थे उन्होंने। तो इस प्रकार उन्होंने सैन्य शक्ति में अपनी वृद्धि की और सैन्य शक्ति का उदय हुआ और सैन्य शक्ति को मजबूत किया। ओके, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, बक्सर विद्रोह की असफलता के उत्तरदायी कारण कौन कौन से थे। बक्सर विद्रोह जस्ट हम अभी चर्चा कर चुके हैं इसके पहले। 1899 ईस्वी में बक्सर विद्रोह यूरोपियों के खिलाफ किया था। यह विद्रोह अब असफल क्यों हुआ, इसके कारण आप लिख सकते हैं, यह विद्रोह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, यह जन आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका। मतलब सीमित क्षेत्र में ही रहा और जन आंदोलन, आम व्यक्ति इसमें नहीं जुड़ सका, इस कारण यह आंदोलन असफल रहा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बक्सर विद्रोह जो है, यह बक्सर विद्रोह बहुत कुछ जो भारत का जो 1857 ईस्वी की क्रांति है या जो विद्रोह है उससे मिलता जुलता ही है ना। जैसे भारत में भी यूरोपियों के खिलाफ या अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ था, 1857 ईस्वी की क्रांति आप पढ़ चुके हैं। ऐसी की ऐसी क्रांति या ऐसा कैसा विद्रोह 1899 ईस्वी में चीन में हुआ था, वहाँ यूरोपियों के खिलाफ हुआ था। ओके, तो यह विद्रोह कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, इसलिए यह जन आंदोलन का रूप धारण नहीं कर सका और असफल हो गया। बक्सर विद्रोह के नेताओं ने चीन की आम जनता का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, है ना। जो विरोधी थे, जो विद्रोही थे, उन्होंने आम जनता का सहयोग प्राप्त करने का कोई प्रयत्न नहीं किया, इस कारण यह आंदोलन असफल हो गया, यह विद्रोह असफल हो गया। बक्सर विद्रोह की व्यापकता को देखकर चीनी सरकार ने प्रारंभ में विद्रोहियों का साथ दिया था। मतलब जब बक्सर विद्रोह हुआ था, ई हो चुआन नामक एक गुप्त संस्था के द्वारा किया गया था, आप जानते हैं। तो शुरू में ऐसा लग रहा था कि बक्सर विद्रोह के जो नेता हैं या जो क्रांतिकारी थे, वह शायद इन यूरोपियों को यहाँ से भगा देंगे। तो जो स्थानीय सरकार थी, चीन की जो सरकार थी, चीन का जो शासक था, उन्होंने बक्सर विद्रोह के नेताओं का साथ दिया, किंतु विदेशी सेनाओं के हस्तक्षेप के कारण चीनी सरकार ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। जब विदेशी सेना के हस्तक्षेप हो गया, इस कारण चीनी सरकार पीछे खिसक गई और यह विद्रोह असफल हो गया। बक्सर विद्रोह के पास इतनी शक्ति नहीं थी कि विदेशी सेना का सामना कर सके, क्योंकि उनको इतनी अच्छी तरीके से तैयारी नहीं कर पाए थे वो कि विदेशी सेना भी आ जाएगी, तो विदेशी सेना का सामना नहीं कर सके और यह आंदोलन असफल रहा। एक एक दो दो लाइन में आप इसको भी लिख सकते हैं। अच्छा प्रश्न, परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जापान के शैक्षिक सुधारों पर संक्षिप्त में लिखिए या टिप्पणी करिए। तो शैक्षिक सुधार में कई सारे कार्य किए थे। हम लिख सकते हैं, जापान के शैक्षिक सुधार हेतु महत्वपूर्ण उपाय किए गए, आप बिंदु बना सकते हैं। मेiji पुनर्स्थापना के साथ ही जापान में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य घोषित कर दी गई, है ना। प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया, जापान के प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा दी जाना अनिवार्य थी। शिक्षा की दृष्टि से जापान को 8 विश्वविद्यालय क्षेत्रों में विभक्त कर दिया गया। प्रत्येक विश्वविद्यालय क्षेत्र को 32 माध्यमिक विद्यालय में भी विभक्त कर दिया गया। मतलब पूरी शिक्षा की दृष्टि से पूरे जापान को 8 विश्वविद्यालयों में बांट दिया गया और प्रत्येक विश्वविद्यालय में लगभग 32 माध्यमिक विद्यालयों को भी शामिल किया गया। उच्च शिक्षा के लिए नवीन विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें 1871 ईस्वी में होसी विश्वविद्यालय और 1877 ईस्वी में टोक्यो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और इसके बाद और भी कई विश्वविद्यालय की स्थापना वहां पर हुई है।
स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया, ये भी आपको याद होना चाहिए, है ना। स्त्री शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के परिणाम स्वरूप, अब लास्ट में आप ये तो बिंदु बना दिए, पैराग्राफ छोड़कर आप लिख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास के परिणाम स्वरूप जापानियों ने कला, साहित्य, विज्ञान, तकनीकी एवं चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां अर्जित करके देश को शक्तिशाली और समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, है ना। अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न आने के पूरे चांस है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। नानकिंग की संधि कब एवं किसके बीच हुई, इसकी मुख्य शर्तें लिखिए। या तो नानकिंग की संधि आएगी एग्जाम में, या कनगावा की संधि आएगी, जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन है। दोनों ही क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन की पूरी संभावना है आपके एग्जाम में आने की। ओके, तो आप दोनों क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा। नानकिंग की संधि आप लिख सकते हैं 29 अगस्त 1842 ईस्वी को आंग्ल चीन युद्ध। अब आंग्ल चीन युद्ध से तात्पर्य है अंग्रेज, आंग्ल मतलब अंग्रेजों से संबंधित है, चीन तो आप जानते ही हैं। तो आंग्ल चीन युद्ध अर्थात अफीम युद्ध का अंत हुआ और दोनों पक्षों में नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर हुए, है ना। नानकिंग स्थान पर दोनों के पक्ष में कुछ संधियों पर हस्ताक्षर हुए। अब वो कौन कौन सी शर्तें थी, वो शर्तें आप देख लीजिएगा। हांगकांग का द्वीप सदैव के लिए इंग्लैंड को दे दिया गया, जो हांगकांग का द्वीप था वो सदैव के लिए इंग्लैंड को दे दिया गया। अंग्रेज व्यापारियों के लिए कैंटन, अमोय, फूचो, निंगपो तथा शंघाई के 5 बंदरगाह व्यापार और निवास के लिए खोल दिए गए। ये 5 बंदरगाहों के नाम आपको पता होना चाहिए। एक नंबर में अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कौन कौन से बंदरगाह खोल दिए गए व्यापार के लिए अंग्रेजों के लिए, तो कैंटन, अमोय, फूचो, निंगपो तथा शंघाई, ये 5 बंदरगाह व्यापार और निवास के लिए खोल दिए गए। चीन ने क्षतिपूर्ति के रूप में इंग्लैंड को 2 करोड़ 10 लाख डॉलर देना स्वीकार किया। अब युद्ध किया, अफीम युद्ध जो हुआ था निश्चित ही यूरोपियों या अंग्रेजों ने ही जबरदस्ती किया था, क्योंकि जबरदस्ती वो अवैध व्यापार वहां पर कर रहे थे। लेकिन क्षतिपूर्ति के रूप में उस युद्ध में जो भी खर्च हुआ तो उसका खर्च चीन से ही लिया। तो चीन ने क्षतिपूर्ति के रूप में इंग्लैंड को 2 करोड़ 10 लाख डॉलर देना स्वीकार किया। अंग्रेज पदाधिकारियों ने पत्र को भविष्य में प्रार्थना पत्र के स्थान पर संदेश पत्र कहा जाएगा, है ना। यहाँ पर कहीं भी ये चीज नहीं आई है, मैं आपको बता दूं। इसके पहले जो चीनी शासक जो होते थे, तो जो कोई भी यूरोपीय आता था या अंग्रेज लोग वहाँ व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे, तो उनको चीनी शासक के सामने झुककर प्रणाम करना होता था, जो क्योतो की प्रथा कहलाती है ना। पूरे आपके प्रश्न बैंक में क्योतो की प्रथा नहीं दे रखी है, लेकिन कभी कभी ये भी प्रश्न आ सकता है। तो क्योतो की प्रथा क्या होती है, विदेशी व्यापारियों को चीनी शासक के सामने 9 बार झुककर प्रणाम करना होता था। यह परंपरा क्योतो प्रथा कहलाती है ना। यह प्रथा क्योतो प्रथा कहलाती है। ओके, 9 बार झुककर प्रणाम करना होता है, ठीक है। तो अब इसके तहत क्या हुआ, अंग्रेज पदाधिकारियों के जो पत्र होंगे उनको भविष्य में प्रार्थना पत्र के स्थान पर संदेश पत्र कहा जाएगा। ओके, और अंग्रेज व्यापारियों ने चीनी व्यापारियों के लिए क्रय विक्रय का अधिकार भी दे दिया गया। अच्छा प्रश्न है, यह नानकिंग की संधि की शर्तें हैं, आ सकता है। इसी प्रकार आपका एक और क्वेश्चन है कनगावा की संधि, तो अभी हम चर्चा कर ही चुके हैं। जो नानकिंग की संधि हुई थी वह चीन और इंग्लैंड के बीच हुई थी, और कनगावा की संधि हुई थी जापान और अमेरिका के मध्य, है ना। जापान तथा अमेरिका के मध्य 31 मार्च 1854 ईस्वी को कनगावा की संधि हुई थी। ओके, जापान तथा अमेरिका के मध्य युद्ध की स्थिति बन रही थी, इसीलिए यह संधि जापान की ओर से की गई। मतलब चीन और इंग्लैंड में तो युद्ध हुआ था, ओके, और उसके बाद संधि हुई थी, लेकिन यहां पर युद्ध की स्थिति बन रही थी, तो जापान ने समझदारी दिखाते हुए अमेरिका से संधि कर ली, जो कनगावा की संधि, कनगावा स्थान पर हुई थी, तो कनगावा की संधि के नाम से जानी जाती है। अब यहां पर भी कुछ शर्तें अमेरिका ने जापान के लिए रखी थी। नागासाकी, शिमोद और हेकोडेट बंदरगाहों पर अमेरिकी जहाज आ जा सकेंगे, है ना। यदि कोई विदेशी जहाज जापानी समुद्री तट पर टूट फूट जाता है तो नाविकों को तथा यात्रियों को जापान में आश्रय दिया जाएगा। ओके, यह दूसरी शर्त रख दी गई। विदेशी यात्रियों के साथ परम मित्रता का व्यवहार किया जाएगा। जो भी विदेशी यात्री आएंगे या व्यापार करने के उद्देश्य से जो वहां आएंगे उनके साथ आपको मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है। शिमोद में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा, है ना। व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से शिमोद में एक वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा। व्यापार केवल जापान के स्थानीय विनियमों के अंतर्गत ही किया जाएगा, जो वहां की स्थानीय परंपरा है उसके आधार पर ही व्यापार किया जाएगा। यह संधि कनगावा की संधि जो हुई अमेरिका और जापान के बीच हुई थी। ओके, तो इन दोनों प्रश्न में से एक प्रश्न आने के चांस है एग्जाम में, आप जरूर तैयार कर लीजिए दोनों क्वेश्चन को। लगभग इस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है ये आपके प्रश्न बैंक में दे रखे हैं, इसलिए मैंने आपको आंसर उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है। फिर भी आप एक बार इसको जरूर राइट डाउन जरूर पढ़ लीजिएगा। कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया, है ना।
1997 में कोरिया में विदेशी मुद्रा संकट आ गया था, तो उसका सामना किसे किया? तो आप लिख सकते हैं कोरिया में 1997 ईस्वी में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई। व्यापारिक घाटे में वृद्धि, वित्तीय संस्थानों के प्रबंधन और संगठन द्वारा कोरिया में विदेशी मुद्रा की संकट की स्थिति पैदा हुई थी, है ना। व्यापारिक घाटे में वृद्धि होने लग गई थी, वित्तीय संस्थानों में प्रबंधन संगठन के कारण मुद्रा संकट की स्थिति पैदा हुई थी। अब इस संकट को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा आपाती वित्तीय सहायता के माध्यम से संभालने का प्रयास किया गया, है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, उसके माध्यम से स्थिति को संभालने का प्रयास किया गया। इस संकट से उबरने के लिए पूरे देश ने एकजुट होकर प्रयत्न किए, है ना। कोरिया ने क्या करा, जो वहाँ का प्रशासन था, वहाँ का जो शासन चलाने वाले शासक जो थे, उन्होंने आह्वान किया, है ना, प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ने के लिए कहा। इस हेतु नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट अर्थात देश के सोने को एकत्रित करने का अभियान चलाया, है ना। ये बात जरूर याद रखिए, इस प्रश्न की जान है। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट अर्थात देश के सोने को एकत्रित करने का अभियान चलाया, जिसके माध्यम से विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय सहयोग प्रदान किया जा सके, और बहुत सारा सोना एकत्रित हुआ और विदेशी संकट को दूर किया गया। ओके, अच्छा प्रश्न है, लगभग ज्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन एक बार जरूर आप इसको पढ़ लीजिएगा, माना कि कभी आ जाए तो आप लिख सके। क्या पड़ोसियों के साथ जापान के युद्ध और उसके पर्यावरण का विनाश तीव्र औद्योगिकरण की जापानी नीति के चलते हुआ? यह प्रश्न भी संभावित है, इसका भी आप आदर्श आंसर देख लीजिएगा। तो जापान तेजी से औद्योगिकरण करना चाहता था, इसके लिए उसे कच्चे माल की आवश्यकता थी। अब कच्चा माल कहां से प्राप्त होगा? ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बनाएंगे, तो उसने क्या करा, अपने उपनिवेश बनाने ज्यादा शुरू कर दिए। इस दृष्टि से जापान ने 1895 ईस्वी में ताइवान पर आक्रमण किया और अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार 1910 ईस्वी में कोरिया पर अधिकार स्थापित कर लिया, और वह इतने में ही संतुष्ट नहीं हुआ, उसने 1894 ईस्वी में चीन को पराजित किया और 1905 में रूस से भी टक्कर ली थी, है ना। तो ये आप लिख सकते हैं, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए या उपनिवेश को ज्यादा से ज्यादा उपनिवेश बढ़ाने के लिए उन्होंने युद्ध की को मुख्य लक्ष्य बनाया और अपने जो कमजोर राज्य थे उनको अपने राज्य में मिला लिया, और जो शक्तिशाली राज्य थे उनसे संधियां कर ली। अब उद्योगों के तीव्र और अनियंत्रित विकास और लकड़ी जैसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग से पर्यावरण का भी विनाश हुआ। निश्चित है कि आप सब जानते हैं औद्योगिकरण में लकड़ी भी बहुत जरूरत होती है, तो प्राकृतिक संसाधनों की मांग में पर्यावरण का बहुत ज्यादा विनाश हुआ। तो उक्त वर्णन के आधार पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण की जापानी नीति ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, यह भी संभावित क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी ताकतों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया, है ना। अब छिंग राजवंश जो था उसने कैसे मुकाबला किया, तो आप लिख सकते हैं, जब छिंग राजवंश ने आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था सुधारी, नई सेना और शैक्षिक व्यवस्था के निर्माण में अपनी नीति बनाई, संवैधानिक सरकार की स्थापना के लिए स्थानीय विधायिकाओं का गठन किया गया, चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने का प्रयास किया गया। बस पढ़ लीजिएगा, यह प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है, 1949 ईस्वी की चीनी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। 1950 ईस्वी की जो चीनी क्रांति हुई थी, है ना, तो विद्रोही सुसंगठित नहीं थे, योग्य नेतृत्व का अभाव था, मजबूत सैन्य ढांचे का अभाव था, मंचू शासन की तुलना में विद्रोही के पास सीमित साधन थे, विदेशी शक्तियों का मंचू शासन को सहायता देना भी इस क्रांति का था, क्षेत्रीय रूप से सीमित प्रसार होना, है ना। कुल मिला के ये भी प्रश्न सिर्फ पढ़ने लायक है ना, महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये प्रश्न बैंक में दे रखे थे, इसलिए इस टेस्ट और अभ्यास कार्य में इनको शामिल किया गया है। अब हमारा टेस्ट और अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। टेस्ट को सबमिट करने के बाद हम व्यू स्कोर पर आ गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 100% अंक अर्जित कर चुके हैं। तो निश्चित ही जो अभी हमने प्रश्न बैंक पर आधारित टेस्ट और अभ्यास कार्य हल किया है, उसके सभी प्रश्नों के जो आंसर है वो सभी सही हैं। तो निश्चित ही यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा वार्षिक परीक्षा के लिए, क्योंकि जो प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं कोरोना काल में ऐसा बताया गया है कि इसी प्रश्न बैंक से ही पेपर बनने वाले हैं, तो यह आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। इसी प्रकार चैप्टर वाइज प्रश्न बैंक पर आधारित टेस्ट एवं अभ्यास कार्य मेरे यूट्यूब चैनल योर डेस्टिनेशन विद अजय रावल पर उपलब्ध है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और समस्त वीडियो का अवलोकन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर टेस्ट भी दे सकते हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।